ऐसा 2 साल में क्या हुआ है कि दवाइयों की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं? वो दवा बनाने की जुज है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो इक्विपमेंट है, चाहे वो केमिकल है, 90% हम इम्पोर्ट करते हैं। किस्मती से पाकिस्तान में हम पैकिंग मटेरियल भी इम्पोर्ट करते हैं, जो दवा की डब्बी वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं। पड़ोसी मुल्क में हर चीज वो खुद बनाते हैं, रॉ मटेरियल खुद बनाते हैं। फार्मा कंपनियों पे ये इल्जाम है, कंपनियां जो हैं वो डॉक्टर्स को ब्राइब की ऑफर करती हैं। आई कांट डिनाई दैट, ये रियलिटी है। मामूली सा कोई जख्म हो जाए, हम एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं या एंटीबायोटिक लगा रहे होते हैं, इससे रेजिस्टेंस बहुत डेवलप हो गया और ये दुनिया में अलार्मिंग कंडीशन हो गई है। जो 1 रुपए की दवा से ठीक हो जाता था, अब उसको 15 रुपए की दवा खानी पड़ेगी। आज से 20 साल पहले हम नजर डालें, दवाइयों का इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे, मगर आज देखें हर तीसरा बंदा डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। इसका क्या रीजन है? एनवायरनमेंट। आपको जितनी चीजें खाने की मिलती हैं कि अगर आप उनको टेस्ट कराएं तो आप खाना छोड़ दें। इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से मेंटल डिजीज बहुत बढ़ रही है। आज की पॉडकास्ट पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। फार्मा इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंपनियां प्रॉफिट में हैं या लॉस में, डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के रिलेशंस पर भी डिस्कस करेंगे। क्या फार्मा कंपनियां डॉक्टर्स को अपनी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कराने के लिए ब्राइब ऑफर करती हैं, इन सब इश्यूज पर बात होगी। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर वहीद साहब, जो PhD डॉक्टर हैं और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने रफ्तार के लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, सबसे मेन इशू पर आते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सर पिछले 2 साल में दवाइयों की कीमतें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लोग भी बहुत शिकायतें कर रहे हैं। तो ऐसा 2 साल में क्या हुआ है कि दवाइयों की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं सर, वो अभी भी बढ़ती जा रही हैं? देखिए, 2 वाकयात बल्कि 3 वाकयात ऐसे हुए हैं पिछले चंद सालों में। डॉलर पायरेटी चेंज हुई, रुपए के साथ बेतहाशा डेप्रिशिएट हुआ। 170 से 300 तक, 320 तक का फर्क पड़ा। आम आदमी को ये बात यकीनन नहीं पता। दूसरा ये हुआ कि यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन थी, जो पहले कंटेनर के चार्जेस $1000, $500-700 थे, वो $10,000 पे पहुंच गया है। तो उसका इम्पैक्ट आया मटेरियल। तीसरा सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी कि इंटरनेशनल मार्केट में, खास तौर पे चाइना में, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई। वजह उसकी यही कि चाइना की गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट एक्ट पे साइन किए थे। तो जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री थी, पोल्यूटिंग एमिटिंग इंडस्ट्रीज, जो हवा को ख़राब कर रही थी, माहौल को ख़राब कर रही थी, वो इंडस्ट्रियां उन्होंने बंद करना शुरू कर दी चाइना की गवर्नमेंट ने। जिसमें ऑब्वियसली सारी वो जितने केमिकल बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी वो इसकी जद में आ गई। और वहाँ जो 2-4 इंडस्ट्रियां बची, उन्होंने अपने मटेरियल की रेट, मैं इसकी मिसाल दूं कि विटामिन C जो था $200 पर kg था, जो बढ़ के $2000-3000 पर kg हो गया। इस तरह भी फर्क पड़ा है चीज़ों के ऊपर। तो ये 3 ऐसे पिछले चंद सालों में चीज़ें हुई जिसकी वजह से दवाओं की कीमतों पे बड़ा असर आया और उसकी वजह से दवाएं नापैद हो गई मार्केट से। अच्छा, दवा जब नापैद होती है, मार्केट में नहीं मिलती, 2 वाकयात होते हैं इसके साथ। पहला वाकया ये होता है कि जाली दवा मार्केट में आ जाती है क्योंकि डिमांड है मार्केट में, मरीज तलाश कर रहा है। दूसरा, जिनके पास स्टॉक्स होते हैं मार्केट में, जो लोग हैं ब्लैक कर लेते हैं, वो ब्लैक करते हैं। तो नुकसान सारा मरीज को हो रहा है। या तो उसकी असली दवा नहीं मिल रही, अगर उसको दवा मिल भी गई असली, तो महंगी इतनी होगी कि जो उसके लिए बहुत ज्यादा बोझ बन गई है। तो ये 3 चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से तद्वियात का बड़ा इम्पैक्ट आना लगा। लेकिन यकीनन आम आदमी को इन सब बातों का पता नहीं है। आम आदमी तो ये देख रहा है कि जैसे पहले 1 रुपए की कोई चीज़ मिलती थी, अचानक वो 2 रुपए की मिलने लगी, या 3 रुपए की, या 4 रुपए की। इसमें भी थोड़ा सा फर्क ये आया कि हमारे यहाँ आम लोगों को पता नहीं, वो हर चीज़ को दवा समझते हैं। हर चीज़ दवा है, जो दवा की दुकान पे मिल रही है चीज़, वो दवा है समझते हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कुछ चीज़ें तय कर दी कि ये इंसानी जान के लिए बड़ी ज़रूरत है। उनको वो कहते हैं एसेंशियल ड्रग्स। और वो दुनिया में तकरीबन तमाम ममालिक जितने भी हैं, उनकी कीमतों का कंट्रोल करते हैं, तयन करते हैं बहुत ही बेहतर अंदाज से, मैं कहूँगा। या गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उनको, गवर्नमेंट, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क हो या दुनिया में का। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल ड्रग्स। वो नॉन एसेंशियल ड्रग्स जो हैं, वो
कंट्रोल नहीं होती, उनकी कीमतों का तयन नहीं होता, वो तो मार्केट decide फोर्सेस डिसाइड करती। तीसरी कैटेगरी है नॉन ड्रग। अच्छा, तीसरी एक कैटेगरी है जिसकी वजह से आजकल लोगों में काफ़ी इबाम आ गया है कि भाई दवा अचानक क्यों महंगी हो गई। जैसे विटामिन्स हैं या कैल्शियम ड्रग्स हैं, वो नॉन ड्रग में हैं, उनकी कीमतों का तयन फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती, वो मार्केट फोर्सेस करती हैं। लोग अपने हिसाब से दवाओं का कीमतों का तयन करते हैं। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं जो कि असेंशियल ड्रग की दवा तो आज भी कंट्रोल हो रही है, नॉन असेंशियल अब डीरेगुलेट हो गई है, और विटामिन्स वगैरह या नॉन ड्रग जिनको हम कहते हैं, और एक और लफ्ज़ उसके लिए, एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन या हेल्थ OTC HOTC भी कहलाता है, हेल्थ ऑर्डिनरी दवाएं होती है। ये आमतौर पे दवा में बहुत ज़्यादा लोगों को फ़र्क कीमतों में नज़र आया कि जो चीज़ पहले 200-250 की थी अचानक लोगों ने 400 रुपए की कर दी। यकीनन ये एक डायलेमा है जिसको इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा। अच्छा सर, पहले पाकिस्तान में प्राइसेस जो है तमाम दवाइयों की कीमतों की हुकूमत पाकिस्तान इसको रेगुलेट करती थी, ये डीरेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी क्या वजह? इससे आपके ख्याल में ये नहीं हुआ कि कीमतें बहुत ज़्यादा शूट हुई हैं, सारिफ को इससे नुकसान हुआ है, महंगी दवाइयाँ मिल रही हैं उनको? डीरेगुलेशन का कॉन्सेप्ट तो पूरी दुनिया में है कि जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन होती हैं उनको डीरेगुलेट करना पड़ता है, वरना उनकी अवेलेबिलिटी का इशू बन जाता है। पाकिस्तान में किया जा रहा था। पाकिस्तान में तो सबसे पहले यह है 2018 में ड्रग प्राइसिंग की पॉलिसी आई थी, जिसमें CPI बेस्ड प्राइस इंक्रीज था कि भाई जिस तरह इन्फ्लेशन होती है 10% 8%, उसके हिसाब से प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, उसका भी उन्होंने कैप कर दिया था CPI का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जो अगर तो 20% कंज्यूमर प्राइस, जैसे इस वक्त 27% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तकरीबन बता रहे हैं, लेकिन हम पे कैप है कि हम नॉन असेंशियल की 10% प्राइस बढ़ा सकते हैं और 7% असेंशियल मेडिसिन की कीमत बढ़ा। हम 25 या 26% प्राइस नहीं बढ़ा सकते CPI की, पूरा CPI नहीं ले सकते। तो ये कंट्रोल है, कैप है, जिसकी वजह से कभी कभी ये हो जाता है कि अद्वियात की शॉर्टेज हो सकती है। अभी हाल ही में देखें ना, एपिलेप्सी की दवाइयाँ शॉर्ट थी, कैंसर की दवाइयाँ शॉर्ट थी, इवन जो एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होती हैं, गैस या एनेस्थीसिया बेहोशी की दवाइयाँ होती हैं, इसलिए सर्जरियाँ पोस्टपोन हो गई। जो क्रिटिकल सर्जरीज थी वो पोस्टपोन हो गई कि अस्पतालों में जो एनेस्थीसिया बेहोशी का दवा है, बेहोशी की दवा, बेहोशी गैस, वो नापैद हो गई, मार्केट में नहीं मिली, क्योंकि वो उसमें लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो ज़्यादा 99.9% वो इंपोर्ट होती हैं, ये इसकी एनेस्थीसिया की चीज़ें, वो लोगों ने इंपोर्ट करना बंद कर दी। सही। तो ये सर, जब कीमतें बढ़ गई, डीरेगुलेट हो गया और कीमतें भी मार्केट के हिसाब से बढ़ गई, तो फिर शॉर्ट होने की क्या वजह है? फिर तो वजह समझ नहीं आती ना शॉर्ट होने की। नहीं, अभी कीमतें तो अभी 3-4 महीने पहले लोगों ने एडजस्ट करना शुरू किए ना, पहले तो नहीं थी ना, पहले तो कंट्रोल था। ये तो 2-3 महीने पहले, जो 4 महीने पहले समझ लें, 6 महीने मैक्स 6 महीने पहले डी कंट्रोल हुई है ना। तो अब दवाइयों की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, उसका इम्पैक्ट आने लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को रॉ मटेरियल मंगाने होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, स्टेबिलिटी लगानी होती है। दवा ऐसे मार्केट में थोड़ी आती है, इंश्योर करना होता है कि जो दवा का म्यार है वो वाकई वही म्यार है या कोई और चीज़। अच्छा चलें सर, दवाइयाँ डीरेगुलेट तो हो गई, ठीक है, बहुत सी दवाइयाँ जो हैं वो अब मार्केट प्राइस पे बिक रही हैं, मगर सर कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, ठीक है। लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हम खाना खाएं या दवाइयाँ खरीदें। इसमें नो डाउट फार्मा इंडस्ट्री का तो फायदा हो रहा है, ठीक है, मगर आप ये भी तो देखें कि सारिफ जो पहले जो दवाई लेता था, तो उसके ऊपर आपके ख्याल में बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ रहा है जब दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं? पाकिस्तान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है जो कि 50% पाकिस्तान की आबादी जो है ना, लेस देन 30 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 30 साल से कम है, नौजवान है, उनको क्रॉनिक बीमारियां नहीं होती। बहुत कम ऐसी आबादी है, लोग हैं जिनको क्रॉनिक बीमारियां होती है। क्रॉनिक बीमारी वो होती है जो जिंदगी के साथ रहती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बीमारियां जो होती है ना, वो बहुत कम। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ऐसे कम लोग हैं। अच्छा, इम्पैक्ट क्या आया कि पिछले कोई काफ़ी अरसे से दवाओं के ऊपर कतगन था, प्राइस इंक्रीज नहीं मिल रही थी, ख़ास तौर पे जो असेंशियल मेडिसिन थी। गवर्नमेंट, क्योंकि आपको हमें पता है कि ड्रग एक्ट का सेक्शन 12 है जो एम्पावर करता है फेडरल गवर्नमेंट को दवाओं की कीमतों का तयन करना, उन्होंने प्राइस इंक्रीज की इजाज़त नहीं दी, जिसके वजह से जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से नापैद होना शुरू हो गई। अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। ये कितने साल से नहीं मिली सर आपको इजाज़त?
ये देखें पिछले 7-8 साल से ये एसेंशियल वो दबा के समरियां बैठे हुए थे, जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट डरी हुई थी कि बहुत ज़्यादा हुआ एंड कराई होगा, या पब्लिक और मीडिया है, इस तरह के लोग, उनसे गवर्नमेंट डरी हुई थी कि शायद अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे। जबकि आप ये देखें कि दवा और अगर थोड़ा सा इसमें तकाबली जायज़ा लें तो खाना तो रोटी तो रोज़ खाता है, आटा, दाल, चावल, घी, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसकी कीमतों का अगर आप 10 साल पहले का एक एप्पल एंड कैरेट का पर यूनिट एवरेज निकालें और दवा की पर यूनिट एवरेज निकालें तो वास्ट डिफरेंस है। दवा की कीमत पिछले 10 सालों में 10 से 12% बढ़ी है, 15% बढ़ी होगी, और खाने पीने की ये जो तमाम चीज़ें हैं इनकी 200 से 250% दवाइयों इन चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। आटे की कीमत, दाल की कीमत, चावल, घी या तेल पकाने का, मिर्च मसाला जो एक आम आदमी रोज़ खाता है, दिन में 3 दफ़ा खाता है, उसकी कीमत तो 250-300% बढ़ गई पिछले 10 सालों का तकाबली जायज़ा अगर हम लें। और अगर दवा की कीमत का हम तकाबली जायज़ा लें तो 15% 20% बढ़ी, वो भी नॉन एसेंशियल मेडिसिन की। एसेंशियल मेडिसिन की तो आज भी दवा कंट्रोल है, वो उसकी कीमतों का नहीं बढ़ी। हाँ, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि नॉन ड्रग्स हैं, विटामिन वगैरह हैं, ये कैल्शियम वगैरह, इस तरह की जो नॉन ड्रग हैं, हम वो मेरे ख्याल में उनके ऊपर क्योंकि दवा प्राइस कंट्रोल नहीं है, यकीनन उसके ऊपर कुछ कीमतें शायद ज़्यादा हों, मैं इसको मानता हूँ। अच्छा सर, अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करें रीजन के दूसरे मुल्कों से, तो क्या पाकिस्तान में अब कीमतें बढ़ने के बाद दवाइयाँ क्या पाकिस्तान में महंगी हो गई हैं अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, बांग्लादेश से करते हैं, या अभी भी सस्ती हैं पाकिस्तान में? देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो दवा बनाने के जुज़ हैं, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो इक्विपमेंट है, चाहे वो केमिकल है, ये 90% हम इंपोर्ट करते हैं। इसके ऊपर फॉरेन करेंसी का इम्पैक्ट आ जाता है। पड़ोसी मुल्क में हर चीज़ वो खुद बनाते हैं, रॉ मटेरियल खुद बनाते हैं, मशीनरी खुद बनाते हैं, इक्विपमेंट खुद बनाते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम पैकिंग मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं, जो दवा की डब्बी होती है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, गत्ता इंपोर्ट करते हैं इस तरह के, क्योंकि हमें ख़ास तरह के गत्ते चाहिए होते हैं, चीज़ें चाहिए होती हैं, आम गत्ता हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सब 90% चीज़ें अगर जब इंपोर्ट करते हो, 10% पाकिस्तानी बिजली, पानी, गैस, ये 10% हम लोकल और ह्यूमन रिसोर्स जो दवा बनाने वाले लोग हैं वो हम, लेकिन बाकी तो सब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में। अब उसके ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है, जो भी आता है, असर आता है, वो फॉरेन करेंसी का आता है, डॉलर का, पाउंड का, येन का, RMB का इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब पैरिटी रुपए डॉलर अप्रिशिएट होता है या फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होती है और ऑब्वियसली रुपया नीचे जाता है, वो इम्पैक्ट हम ट्रांसलेट होता है, ट्रांसफ़र होता है चीज़ों के ऊपर। इसलिए आपने देखा कि मैं इसकी मिसाल सीधी सी देता हूँ कि पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप उसकी कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, बिजली की कीमतें ऊपर नीचे, उसके फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, इसको आम आदमी की भी समझ में नहीं आता कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्या है, जबकि मैं बिजली की कीमत तो दे रहा हूँ, फिर मैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्यों दूँ? वो एक फैक्टर है कि हर दफ़ा वो बढ़ता है। इसी तरह आप बाकी चीज़ें देखें कि जैसी फॉरेन करेंसी बढ़ती है, रुपया नीचे आता है, तो बाजार में कीमतों की चीज़ें बढ़ना शुरू, आम आदमी आम इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें बढ़ना। तो सर दवाइयाँ सस्ती हैं पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के मुल्कों से काफ़ी सस्ती, काफ़ी फर्क अभी भी? हमने एप्पल टू एप्पल भी एक एनालिसिस किया हुआ है, यानी पड़ोसी मुल्क से नाम बाबा नहीं ले रहा, तो हमारे यहाँ 70%, 60 से 70% दवाइयाँ पड़ोसी मुल्क से सस्ती हैं। अच्छा, एप्पल टू एप्पल, हाँ, क्योंकि हमारे कंट्रोल है। सही है। पड़ोसी मुल्क में इतना कंट्रोल नहीं है, हमारे कंट्रोल है, तो कंट्रोल की वजह से ऑब्वियसली शुतर बेमहार नहीं है पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री। सही। अभी आपने कहा कि तकरीबन हम 90% चाहे वो रॉ मटेरियल हो या मशीनरी हो हम इंपोर्ट करते हैं, तो सर फार्मा सेक्टर पाकिस्तान में काफ़ी फल फूल रहा है, तो इसका क्या रीज़न है कि मतलब हम अभी तक इंपोर्ट बेस हैं, हम अपना क्यों नहीं बनाते? क्या ये केमिकल वगैरह या ये जो भी सॉल्ट वगैरह बनाना बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है, अल्लाह, आई डोंट नो व्हाई। पाकिस्तान में 1961 में एक PC1 वो डॉक्यूमेंट होता है जो सरकार को दिया जाता है, एक प्रपोजल या आप समझे प्रोजेक्ट डिटेल, वो 61 में बना था हाइड्रो क्रैकर प्लांट का। हाइड्रो क्रैकर प्लांट ये होता है कि पेट्रोल जो होता है, रॉ पेट्रोल,
उसको ब्रेक डाउन करके मॉलिक्यूल लेवल पे ले आए थे। वो PC1 कभी भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। पाकिस्तान में हाइड्रो क्रैकर प्लांट ना लगे, या नेफ्ता क्रैकर प्लांट भी कहलाते हैं वो ना लगे, जिसकी वजह से हम केमिकल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम अपने मॉलिक्यूल बना सकते हैं। उसके ऊपर पेटेंट अप्लाई नहीं होता। जैसे इंडिया ने क्या किया, इंडिया की तरक्की ये हुई कि उनके पास क्योंकि हाइड्रो क्रैकर प्लांट या नेफ्ता क्रैकर प्लांट था, उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से बना के पेटेंट को ब्रेक करें, पेटेंट तोड़े और अपने पाकिस्तान दुनिया में हाथ में केमिकल इंट्रोड्यूस कर ली। इसलिए देखिए पड़ोसी मुल्क की केमिकल इंडस्ट्री बड़ी तरक्की याफ्ता है। हम पाकिस्तान में आज तक हाइड्रो क्रैकर प्लांट ना लगा सके। 70% जो दवाइयाँ दुनिया में होती हैं, जो ये केमिकल बेस्ड दवाइयाँ जिनको हम कहते हैं, मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन रिंग होता है, वो सारे पेट्रोल से बनते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। एक और इम्पैक्ट आता है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो केमिकल महंगे होने से रॉ मटेरियल महंगा होना शुरू हो जाते हैं। इसका भी इम्पैक्ट दवाओं की कीमतों पे आता है। पाकिस्तान में वजह उसकी ये हुई कि हाइड्रो क्रैकर प्लांट ना होने की वजह से तो हम 3 लेवल का रॉ मटेरियल होता है। लेवल 1 कहते हैं जो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जिसको बनता है, उसके बाद लेवल 2 थोड़ा सा उसको प्रोसेस कर देते हैं, और लेवल 3 बिल्कुल कंप्लीट जिसको हम रॉ मटेरियल दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में लेवल 1 नहीं है, लेवल 2 नहीं है। हम लेवल 3 का मटीरियल, लेवल 2 का मटीरियल मंगा के उसको प्रोसेस करके लेवल 3 करते हैं ताकि हम उसकी दवा बना सकें। तो बेसिकली लेवल 1 और लेवल 2 की कीमत तो हम बनाने वाले को दे चुके हैं। तो यहाँ जब वो लेवल 3 आता है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि जो मुल्क लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों बनाते हैं उनकी कीमत पाकिस्तान की दवाओं रॉ मटेरियल से बहुत कम होती है। तो सर अभी ये आपने हाइड्रो क्रैकर प्लांट की का जिक्र किया, तो ये पाकिस्तान में नहीं लग सका। अभी क्या इसके ऊपर काम हो रहा है, या हम उम्मीद रखें कि मतलब आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान अपना रॉ मटेरियल बना सकेगा? ये तो अब गवर्नमेंट लेवल की बातें हैं, उनका इंटरेस्ट है नहीं है कांट से। लेकिन 61 का मुझे पता है कि PC1 प्लानिंग कमीशन में पड़ा हुआ, मैंने खुद देखा है। 61 का प्लानिंग कमीशन में हाइड्रो क्रैकर, लेकिन उस वक्त की कॉस्ट और अब की कॉस्ट में वो जिसको कहते हैं ना कि जमीन आसमान का फर्क होगा, तो कॉस्ट बहुत बड़ी। तो सर ये टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है इसके लिए, या सिर्फ ये अमाउंट पैसों का मसला है, बजट का मसला है? देखिए कराची में इसकी जमीन मुख्तस हुई थी, जिसको इंडस्ट्रियल पार्क भी अब कहते हैं, नेशनल रिफाइनरी शायद है, उसके सामने एक ज़मीन थी जिसको मुख्तस किया गया था, क्योंकि नेफ्ता प्लांट जो है ना रिफाइनरी के साथ लगता है, इन कम्बिनेशन लगता है। तो वो ज़मीन मुख्तस की गई थी। अब वहाँ वो इंडस्ट्री, वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया, नेफ्टा प्लांट ख़त्म हो गया, उसकी जगह इंडस्ट्रियल पार्क बना के उसको आधे एकड़, एक एकड़ के ज़मीन वो इंडस्ट्री लगाने के लिए देगी। बच्चे बड़ा अच्छा काम है, लेकिन बार वो पर्पस जो था उस ज़मीन का वो अचीव नहीं। यानी अगर नेफ्टा प्लांट लग जाता तो इस वक्त हम दवाइयों का रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना कर रहे होते, खुद बना रहे होते। दूसरा, पाकिस्तान की केमिकल इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर जाती। दवाओं को अलावा भी तो केमिकल इंडस्ट्रीज है ना, बेताशा तरक्की कर सके। हम केमिकल डाइज जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं करते, वो हम अपना बना रहे होते। इंपोर्ट क्यों करते हम? तो उसका इम्पैक्ट आता है। आप एक चीज़ है कि भाई आपके हाथ में एक मॉलिक्यूल आ गया, आपने उस मॉलिक्यूल को जो भी नाइट्रोजन लगानी है, ऑक्सीजन लगानी है, कार्बन लगाना, कुछ भी लगाना है, हम उसको इवॉल्व करके अपने हिसाब से बना सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके। तो ये चीज़ बदकिस्मती है कि नहीं है पाकिस्तान में हाइड्रो क्रैकर प्लांट। क्योंकि मैं अपने हर जो भी गुफ्तगू करता हूँ किसी मीडिया टॉक में वगैरह में यही कहता हूँ कि ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए। हाँ, चाहे वो किसी अरब मुल्क के साथ मुआहदा कर ले, या सुना है कि मुआहदा हुआ भी UAE के साथ भी हुआ, सऊदी अरब के साथ भी हुआ, लेकिन वो मटीरियलाइज अभी तक नहीं हुआ। इन हालात में भी मैंने सुना है कि दवाइयों की एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। पिछले कुछ 2 साल के नंबर देखें तो सर ये जो दवाइयाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सिंपल रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, उसको यहाँ पर मतलब जो भी हमें फॉर्म चाहिए उसमें शेप दे के हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ऐसा ही है सर? जी यही है। तो इसके नंबर सर कुछ शेयर करेंगे कि कितने नंबर हैं हमारे एक्सपोर्ट? देखिए हमारी जो एक्चुअली दवाइयाँ हैं ना, दवाइयाँ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, नॉन ड्रग की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल की बात नहीं, ये $370 मिलियन पे अब पहुंच गई है एक्सपोर्ट। ठीक है। इसमें मेनली वो मुल्क हैं जो रेगुलेटरी के हिसाब से इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, इतने सख्त वहाँ कवानीन नहीं है, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो, अफ्रीका हो,
इन मुल्कों में ये दवाइयाँ जा रही हैं, जो $370 मिलियन है। अब अल्लाह का शुक्र ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 4 ऐसे दवासाज इदारे इंटरनेशनली एक्रेडिटेड हो गए हैं। उनको WHO क्वालिफिकेशन मिल चुकी है, या PICS है, MHRA है। तो ये इदारे अब इस काबिल हो जाएंगे कि दुनिया के स्ट्रिंजेंट जो ममालिक हैं उनको भी दवा एक्सपोर्ट कर सकें। तो इसमें सर कितना पोटेंशियल है, अगर इस पे तवज्जो दी जाए तो ये कितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? देखें, अभी हमने समिट में भी ये बात की कि जब तक हमें री इन्वेंट नहीं करना व्हील, पाकिस्तान को इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है व्हील। हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक इदारा बनाया फार्मा एक्सेल के नाम से, फार्मा एक्सपोर्ट काउंसिल के नाम से। उन्होंने वन विंडो ऑपरेशन कर दिया। वन विंडो ऑपरेशन का मतलब ये कि तमाम फार्मास्यूटिकल और एलाइड इंडस्ट्री जो भी है, हर्बल है, नॉन न्यूट्रास्यूटिकल है, जितनी भी ये चीज़ें हैं सब, जिनको हम अंग्रेज़ी ज़बान में थेरेपेटिक गुड्स कहते हैं, ये तमाम जितने भी शोबा थेरेपेटिक गुड्स के अंदर आते हैं, इसका एक इदारा बना दिया गया और उनको तमाम फैसिलिटीज़ की इजाज़त दे दी गई कि भाई अगर जिसने एक्सपोर्ट करना है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, सब्सिडीज़ वगैरह चाहिए, वो सब वो इदारा देता है। पाकिस्तान में हम पिछले कोई 10 साल से कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ जितनी भी हमारी मीटिंगें हुई हैं, हमने ये कहा और कि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा बनेगा जिसके पास तमाम फार्मास्यूटिकल या थेरेपेटिक गुड्स एक्सपोर्ट रिलेटेड पावर होने चाहिए। उसको परमिशन जो भी है वो इदारा दे, कोई और इदारा उसमें। और अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो वो स्टेट बैंक के साथ मिलके वो ये फैसिलिटेट, जैसे कोविड के ज़माने में स्टेट बैंक ने 5% पे लोन दिए, तो क्यों नहीं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की तरक्की के लिए स्टेट बैंक से अब लोन मिलता 5% पे, ताकि वो गारंटीज लें। अगर हम 10 साल में 20 साल में आपका लोन वापस नहीं करते तो आप हमारे इदारे पे कब्जा कर ले, जो भी करना है। जो तरीकाकार है, पाकिस्तान है ना, स्टेट है, तो स्टेट के पास बहुत पावर होती है। हम कोई बंदा भाग तो नहीं सकता ना स्टेट से, कितनी दूर जाएगा। तो ये जब तक हमें पड़ोसी मुल्क की अच्छी चीज़ों को अडाप्ट नहीं करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के हवाले से, तो पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट है वो इसी तरह रहेगी। जब तक हैंड होल्डिंग नहीं होगी, हम गवर्नमेंट के जो भी हमारे सरकार की तरफ से दवा साथ इदारों का हैंड होल्डिंग करनी पड़े, ट्रस्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा पाकिस्तान में प्रॉब्लम है कि जो सरकार है और जो ताजिर है, इसके दरमियान ट्रस्ट गैप बहुत ज़्यादा है। सही। अच्छा सर, मैं अभी एक नंबर देख रहा था, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर ये गलत है तो। पाकिस्तान में तकरीबन 800 के करीब फार्मा कंपनियां हैं, 600 से 800 के दरमियान हम कह सकते हैं। नहीं 600 800 बहुत ज़्यादा है, 600 है। अच्छा 600 सवा 600, ठीक है, 600 सवा 600 फंक्शनल, ठीक है। लाइसेंस तो 770 तक के हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सर जो मल्टीनेशनल है वो तकरीबन 20 के करीब है। भाग गई, 4 रह गई हैं, सिर्फ 4 रह गई हैं। अच्छा ठीक है, 4 हैं, यानी कि हमारी जो लोकल हो गई वो 600 से ऊपर हो गई और मल्टीनेशनल रह गई सिर्फ 4। इंक्लूडिंग है 600 में वो 4 भी शामिल है। ठीक है, ये 4 रह गई। अच्छा सर, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 45% शेयर जो है इन 4 का है और बाकी का जो है वो 70-30, 70 नेशनल है, 30% मल्टीनेशनल है। अच्छा, 30% मल्टीनेशनल है। तो सर ये शेयर बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब मल्टीनेशनल का फिर भी सिर्फ 4 होने के बावजूद 30% है, इसका क्या रीजन है? जो अब मल्टीनेशनल है कि ना, वो मर्ज होके 10 कंपनियां थी, मर्ज होके एक बन गई। अच्छा, तो उनके पास यूनिट्स हैं अपने। मिसाल के तौर पे मैं एक कंपनी का नाम लूँ, पहले एक कंपनी गैलेक्सो अलग थी, वेलकम अलग थी, SKNF अलग थी, ब्रिस्टल मायर स्क्विब अलग थी, स्टेफल अलग थी, अब मर्ज होके एक कंपनी बन गई GSK। इसी तरह नोवार्टिस में सीबा गाई की भी मर्ज हो गई। और तो इनके पास यूनिट, क्योंकि ये सारे 40 साल पुराने मॉलिक्यूल हैं इनके पास, और जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां थी उन सब की ये दवाइयां बनाते थे 40, 50, 60 साल पहले जब ये पाकिस्तान में आए मल्टीनेशनल। तो इनके यूनिट बहुत ज़्यादा है। आम आदमी की जो दवा, ज़्यादातर दवा है वो ये बनाते हैं, तो इसलिए इनकी यूनिट बहुत ज़्यादा है। कंपेयर टू नेशनल कंपनियों ने फोकस किया, वो प्रोडक्ट बनाए जो प्राइसी हो थोड़ा सा, ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अच्छा सर, अब कुछ फार्मा कंपनीज और डॉक्टर्स के रिलेशन की बात कर लेते हैं। सर, फार्मा कंपनियों पे ये इल्ज़ाम है, बल्कि अब तो ये बात प्रूवन है कि कंपनियां जो हैं वो डॉक्टर्स को ऑफर्स करती हैं, कमीशन उनको ब्राइब की ऑफ़र करती हैं ताकि वो उनकी प्रोडक्ट को जो है वो लिख कर दें अपने जो है पेशेंट्स को। ये बात सच है क्या? देखिए, ये डिनाई करना ऐसे ही है जैसे मतलब
आई डोंट नो, मैं आई कांट डिनाई दैट, ये रियलिटी है। लोग अपने प्रमोशन के लिए, लेकिन साइंटिफिक तरीका इसका एक है जो दुनिया ने अडेप्ट किया, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनको कहते हैं, कि हम सिर्फ जो कंटिन्यूइंग CME जिसको कहते हैं कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, उसके लिए काम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को काम करना चाहिए, ना कि शादी ब्याह और फॉरेन ट्रिप का देना चाहिए। लेकिन स्लोली इन गजी पाकिस्तान में ये अवेयरनेस आती जा रही है, आई नहीं है, आ रही है अवेयरनेस कि इस तरह के 5 स्टार होटलों की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको स्पॉन्सर करना बंद कर दिया जाए। जो मेडिकल एजुकेशन के इदारे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस वहाँ की जाएं, और इससे ये ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी कंट्रोल हो जाएं। और अगर कोई किसी कंपनी ने डॉक्टर किसी को भेजना है तो उसका एक वैलिड रीज़न ये होना चाहिए कि वो CME जो कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन है उसके हवाले से भेजे और फैमिली टिकट ना दे। ये हकीकत है। किस किस तरह से डॉक्टर्स को वैसे ब्राइब किया जाता है? आप कुछ कंपनियां हैं जो ये काम करती होंगी, बहुत तरह तरीके हो सकते हैं, करते हैं, लेकिन मैं ऑब्वियसली मैं किसी की, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है इन चीज़ों का, तो मैं ऐसी बात करना चाहता। हाँ, मुझे पता है कि कुछ अनएथिकल तरीके भी अडेप्ट करते होंगे लोग। अच्छा सर, तो इसको पाकिस्तान में मॉनिटर करने का कोई ऐसा इदारा नहीं है कि फार्मा और डॉक्टर्स का जो रिलेशन है ये कैसा चल रहा है? आपके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं होता सर? उसी का काम है, करना चाहिए उनको। तो उस मतलब ये उसी के अंडर आता है कि वो ये मॉनिटर करे, मगर वो नहीं करते। जब तक विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो ठीक नहीं होंगी चीज़ें। जैसे बाय लॉ विसल ब्लोअर का नाम लॉ आ गया कि वो बता दे भाई कंपनी के अंदर का आदमी कि इन्होंने ये हरकत की है। जस्ट एक तरीके, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री कोई भी हो, कोई भी इदारा हो, बहुत सारे लोग अनएथिकल प्रैक्टिस है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मॉनिटर कर रहा है, ड्रैब भी मॉनिटर, बहुत सारे इदारे हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं चीज़ों को, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा सर, अभी अमेरिका में कुछ साल पहले हमने देखा था कि ग्लेक्सो स्मिथ को जो है काफ़ी जुर्माना हुआ कि उन्होंने गैर कानूनी कोई एडवर्टाइजिंग की थी और डॉक्टर से जो है वो कोई रब्ता करके कहा था कि हमें थोड़ा सा फेवर दें, तो उन पर $3 अरब का जो है जुर्माना हुआ था उनके ऊपर। काफ़ी हैवी जुर्माना है। पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल मिलती है आपको सर? अभी नहीं है। अच्छा, आप अमेरिका की क्या मिसाल दे रहे हैं? चाइना में रोज़ जुर्माने होते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर, यूरोप में होते हैं, आ जाएगा। ये तो है कि जो एडवांस कंट्रियां हैं या डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ तो ये फैक्टर है ना वहाँ, क्योंकि उनके सिस्टम बड़े स्ट्रांग है, उनको पता लग जाता है। हमारे यहाँ भी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं हुआ। यहाँ तो पता चलने की बात नहीं, यहाँ पर तो नजर आ रहा है ना खुलेआम। तो जब तक सबूत ना हो ना, विदाउट एविडेंस आप यू कांट ब्लेम एनीबॉडी। सर, अगर किसी डॉक्टर को उम्रे पे भेजा जा रहा है या उसको हज कराया जा रहा है, सर स्पॉन्सर है ना कंपनी का, सबूत क्या है? आपके पास कोई प्रूफ है? वो कंपनी के अंदर से कोई डॉक्यूमेंट निकाल के लाए ना आप, तब पता लगेगा। लेकिन अगर पता नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बात है, तो मेरे ख्याल में हेयर से तो मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में हेयर से बहुत ज़्यादा हो गई है फार्मा इंडस्ट्री। देखिए नेगेटिविटी, क्योंकि ये दवा का ताल्लुक डायरेक्ट इंसानी सेहत से है, तो नेगेटिविटी बड़ी हो जाती है इस चीज़ में कि भाई दवा महंगी हो गई, दवा मिल नहीं रही, दवा जाली मिल रही है, दवा शॉर्ट है, ये है वो। इसकी वजह से इस तरह की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है इंडस्ट्री के ख़िलाफ़। अब मेरे ख्याल में जैसे जैसे ये दवाओं की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, असली दवाओं की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जाली दवाइयाँ पाकिस्तान से खाली हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ब्लैक ख़त्म हो जाएगी, असली दवा मिलेगी और उस कीमत में मिलेगी जिसका तयन हुकूमत ने खुद किया है। तो मेरे ख्याल में ये नेगेटिविटी जो इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ है उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। एक दो बार आपने अभी जिक्र भी किया जाली दवाइयों का। ये जाली दवाइयों का कॉन्सेप्ट है क्या? अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई दवा मुझे लेनी है, मैं मेडिकल स्टोर पे गया और उसने मुझे दवा दे दी, अगर वो जाली है तो क्या वो सिर्फ मुझ पर असर नहीं करेगी या जो है मुझे कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है? दोनों बातें हैं। जाली दवा क्या चीज़ है? जाली दवा वो है कि अगर उसमें पैरासिटामोल होना चाहिए 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम, तो उसमें पैरासिटामोल नहीं है, चॉक पाउडर है, कोई और चीज़ है जो कि वो जो इंटेंडेड नहीं है। ये है जाली दवा, ठीक है, जिसका एक तो मरीज को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो दवा तो नहीं है, वो तो पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता वो क्या है। हमारे मरीज को या इंसान को, इस्तेमाल करने वाले को नुकसान हो सकता है पाकिस्तान में। देखिए इसका
किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं जाली दवा को? जाली दवा को सिंपल एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप जो असली दवा की अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करें। WHO कहते हैं एक्सेस टू मेडिसिन इज बेटर देन द एक्सपेंसिव मेडिसिन, कि भाई अगर आप दवा महंगी भी दे रहे हैं पर एक्सेस बढ़ा दे दवा का, क्योंकि मरीज को दवा तो मिले ना कम से कम, या ना मिले, वो फर्क है दोनों में। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ पर जो है तकरीबन 72% जो है वो एंटीबायोटिक ज़्यादा डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं और सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो सर इसका क्या रीज़न है? हमारे डॉक्टर्स इतनी एंटीबायोटिक क्यों लिख के देते हैं? बाहर के मुल्कों में देखें तो सर ये एवरेज बहुत कम है। देखें, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR बहुत बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बिल्कुल आम सी एंटीबायोटिक से मरीज़ का बुखार या इन्फेक्शन को अब उसको बहुत ही एडवांस एंटीबायोटिक लेने, ये हकीकत है। हुआ ये कि पाकिस्तान में जो एंटीमाइक्रोबियल टेस्ट करने का तरीकाकार है वो बहुत महंगा हो गया, क्योंकि रिजल्ट आता था 72 आवर्स में। पहले वो मरीज़ अपनी फीस लेता था, वो कहता था जाके भाई कल्चर सेंसिटिविटी करा के आओ। कल्चर सेंसिटिविटी के पैसे बहुत होते थे। इससे क्या पता चलता है? कल्चर से पता लग जाता है कि पुरानी दवा आपको ज़्यादा बेहतर सूट करती है एंटीबायोटिक। उसके बाद फिर एंटीबायोटिक लिख के उसके बाद एंटीबायोटिक कम से कम 72 घंटे के बाद पता लगता है, लेकिन उसके चार्ज। लेकिन मरीज़ कहता है कि मैंने, आपको तो ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा लोग होते हैं, काम करना होता है, कल्चर है उन्होंने कहा जल्दी ठीक हो जाओ, एक आध घंटे में, एक डे। तो वो इस तरह का पोटेंट मेडिसिन, जिनको बड़ी सख्त दवा हम कहते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। उसकी वजह से अच्छा, फिर एंटीबायोटिक के बारे में ये जुमला AAA का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, एडिक्वेट एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक। AAA, एडिक्वेट एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, कि भाई आपने उतना डोज खाना है जितना आपको कहा गया है इस एंटीबायोटिक में। मिसाल के तौर पे 5 दिन का कोर्स है, तो हमारे यहाँ मरीज जो खा रहे वो 1 दिन 2 दिन खाते हैं, छोड़ देते हैं, उससे भी रेजिस्टेंट डेवलप है। एप्रोप्रिएट मेडिसिन, मगर आपको अगर सिर्फ टॉन्सिलाइटिस है या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है तो उसकी दवाइयाँ कुछ और हैं। अगर आपका जिस्म में खून की बीमारी है या पेट में कोई बीमारी है जिसका आपको एंटीबायोटिक लेनी, उसकी बीमारियाँ कोई, तो ये एप्रोप्रिएट हो गए। और एंटीबायोटिक तो एंटीबायोटिक है। तो सर ये क्या क्यों ज्यादा करते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई वही जो डॉक्टर्स और फार्मा के बीच में ब्राइब का रिलेशन है? तो लोग उस वजह से तो नहीं, लोग सेल्फ मेडिकेशन इसलिए करते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, इंतजार करना पड़ेगा। मैं मिसाल देता हूँ, एक दवा है, एक एंटीबायोटिक है, बड़ा मैं नाम नहीं लूंगा बवजह, क्योंकि वो फिर मीडिया पे तो अच्छा। एक एंटीबायोटिक आजकल बड़ी कॉमन है, आप किसी भी घर में चले जाएं वो आपको मिलेगी। एक एंटीबायोटिक है, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की एंटीबायोटिक हर जगह मिलेगी। क्या होता है, उनको ज़रा सा नज़ला हुआ, ज़रा सा वायरल इन्फेक्शन हुआ, 4 गोलियां खा ली, और फिर जैसे ही वो वायरस ने 2 दिन या 1.5 दिन में, 2.5 दिन में, 3 दिन में ऑटोमेटिकली ख़त्म होना होता है वायरल, उसको एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम तो बहुत जिस तरह काबिल इंसान है तो हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं कि वो बुखार चढ़ गया, मैंने एंटीबायोटिक खानी है। ज़रा सा गला सोर थ्रोट हुआ, वो सिंपल सलाइन वाटर से आप गार्गल करें, खरारे करें, तो भी आपका ये जो गले में खराश का होता है वो ठीक हो सकता है। हम उसके लिए भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं। ज़रा सा कोई और चीज़ हो, मामूली सा कोई ज़ख्म हो जाए तो मालूम हुआ हम एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं या एंटीबायोटिक लगा रहे होते हैं। तो इससे रेजिस्टेंस बहुत डेवलप हो गया और ये दुनिया में अब अलार्मिंग कंडीशन हो गई है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसके पाकिस्तान में भी आएंगे कि लोगों को जो 1 रुपए की दवा से ठीक हो जाता था, अब उसको 15 रुपए की दवा खानी पड़ेगी। ये इम्पैक्ट आएगा, बहुत जल्दी आने लगा है और आ जाएगा। कोई 3rd ग्रेड की दवाई खाएंगे, जो आप 1 ग्रेड की दवा खाते थे एंटीबायोटिक, आम सी दवा कोई एंटीबायोटिक खाते थे, अब आपको बड़ी एडवांस किस्म की एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। सेल्फ मेडिकेशन की तो आपने बात की कि ये चलें बढ़ रहा है, मगर सर यहाँ पर सवाल ये है कि डॉक्टर खुद से जो है वो एंटीबायोटिक लिख के दे रहे हैं। डॉक्टर तो एक समझदार आदमी है ना, पेशेंट को अपना अच्छा बुरा नहीं पता, वो तो चाह रहा है कि मैं फौरन से ठीक हो जाऊं। तो सर ये डॉक्टर्स की नीयत में क्यों वो है? ये तो सीधा सीधा ऐसे नहीं लग रहा कि मतलब वही जो मैंने आप और मैं डिस्कशन पहले भी की कि मतलब ब्राइब का मामला या कोई फार्मा को फायदा पहुंचाने का मामला, मैं नहीं डॉक्टर क्यों लिख के दे रहा है? मैं ही नहीं समझता। डॉक्टर अगर जरूरत महसूस करता है मरीज को, अगर जेन्युइनली इन्फेक्शन है, क्यों देखें सिम्टम मैं बताता हूँ डॉक्टर को कि मुझे खांसी है, मुझे बुखार है, मुझे वीकनेस है, और साइन डॉक्टर देखता है।
अलामात जिसको कहते हैं वो डॉक्टर देखते हैं, उसकी बेस पे वो अपनी जजमेंट करता है, अपना तज्जिया करता है और मरीज को दवा देता है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, पेन किलर हो, जो भी दवा है वो देता है। तो ये जो चीज़ है ना कि डॉक्टर खामखा एंटीबायोटिक देते हैं, मेरे ख्याल में वो जब तक मेरी नॉलेज में ऐसी नहीं है कि वो खामखा किसी को एंटीबायोटिक दे दें। उनको भी अवेयरनेस हो चुकी है अब डॉक्टरों को कि अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक देंगे तो इससे मरीज़ को नुकसान हो सकता है। और ये जो रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होता जा रहे हैं, हमारे जो आम कॉमन पहले दवाओं से ठीक होते थे वो अब ठीक नहीं हो रहे, ये अवेयरनेस आ रही है। और अब ये आप जैसे इस प्रोग्राम के ज़रिए, रफ्तार के ज़रिए, हमें अवेयर करना पड़ेगा आम आदमी को कि भाई खुदा के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। और अगर अब तो कई इदारे आ गए हैं जो आपको बता देते हैं कि आपके लिए कौन सी दवा शूट करती है, कौन सी एंटीबायोटिक शूट करती है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। अब इतना है तो वो करा ले कल्चर एंड सेंसिटिविटी, वो ज़्यादा बेहतर भी आप दवा इस्तेमाल करने के बजाय। अच्छा सर, पाकिस्तान में ओवर द काउंटर मेडिसिन की बहुत सेल होती है। मुझे कोई भी दवाई चाहिए, मैं जाऊं काउंटर पे, नाम लूं और ले लूं, ठीक है, डॉक्टर की जो है वो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए। तो सर ये क्या बाहर के मुल्कों में भी ऐसा होता है? और अगर पाकिस्तान में ऐसा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये नहीं होना चाहिए ना। आप प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि कानून बहुत है। अच्छा, इसका कानून है वैसे? इसका सेल्फ मेडिकेशन का कानून है। क्या है सर? फार्मासिस्ट होना चाहिए दुकान पे, हर मेडिकल स्टोर पे एक फार्मासिस्ट हो जो डॉक्टर के नुस्खे को देखे और फिर खुद इवेल्यूएशन करे कि ये जो डॉक्टर नुस्खा लिखा है सही भी लिखा है कि नहीं लिखा। अच्छा, इस काबिल हो? इस काबिल होता है फार्मासिस्ट, होता है। अच्छा, हाँ, इवेल्युएट करता है। दुनिया में क्या होता है, डॉक्टर तो कह देता है लेकिन फार्मासिस्ट इवेल्युएट करता है कि भाई इसको ये दवा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो वो उसको गाइड करता है कि भाई इससे ये वाली दवा तुम्हारे हक में ज़्यादा बेहतर है, ये यूँ है, ये डोज वो बताता है उसको कि इसका डोज कितना है, कि खाने से पहले खानी है, रात को खाने से पहले खानी है, सोने से पहले खानी है। वो फार्मासिस्ट गाइड कर, दुकानदार तो सिर्फ आपको दवाई दे देता है। डॉक्टर आपको कह देता है यार दिन में 3 दवा खाना है। अब वो 3 दवा कब खाना है? खाने के साथ खाना है, खाने से पहले खाना है, खाने के बाद खाना है, वो किस तरह देना है? डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो मरीज को 2 मिनट या 3 मिनट देता है, 3 मिनट में वो सारी। तो फार्मासिस्ट का रोल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दवा की तजवीज़ में, कि वो दुकानों पे फार्मासिस्ट मस्ट होने चाहिए। जब तक फार्मासिस्ट नहीं होंगे, जो ये इस तरह का मामला है कि ओवर द काउंटर जो लोग जाके दवाइयाँ ले लेते हैं, वो बड़ा देखें, ज़्यादातर 3 तरह की दवाइयाँ ओवर द काउंटर बिकती हैं। दर्द की, एंटीबायोटिक, खांसी, बुखार, इस तरह की। बाकी वो ये नहीं कहते कि मुझे ब्लड प्रेशर हो गया दवा दे दो, या मुझे शुगर हो गया मुझे दवा दे दो, या मुझे डिप्रेशन हो गया तो मुझे दवा दे दो। वो कभी मरीज़ ये जाके नहीं कहेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। वो तो जब तक डॉक्टर उसको एसेस ना करे, चेक ना करे। तो ये 3 तरह की जो चीज़ें हैं कि एंटीबायोटिक का, हाँ, ओवर द काउंटर बड़ा ख़तरनाक हो रहा है, ये इट्स अ बिग क्वेश्चन। उसके बाद लोग बुखार का लेके, भाई मुझे नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, वो दुकान को कहता है, वो उसको कोई एक दवा दे देता है। दर्द है, जिस्म में दर्द हो रहा है किसी भी वजह से, वो। तो सर इसको रोकने के लिए या इसको मॉनिटर करने के लिए ये किसकी जिम्मेदारी बनती है और क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, इसकी जिम्मेदारी और आप लोग भी शायद इसलिए भी आवाज़ नहीं उठाते, हमारा फार्मा सेक्टर, क्योंकि उनकी तो सेल्स बढ़ रही हैं। नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा जो बड़ा नुकसान हुआ हमारे पाकिस्तान में कि किराने की दुकान बंद करने का टाइम आ गया 8 बजे तक का, कि 8 बजे दुकान बंद कर दो, रात को 9 बजे तक बंद कर दो। इस तरह का कोई लॉ आया था एक दफा। जी बिल्कुल, आता रहता है ये जब भी बिजली की शॉर्टेज होती है। ये जो किराने की दुकानदारों ने कहा कि 10 दवाइयाँ रख ली, कि भाई वो ये तो मेडिकल स्टोर है, इसको तो देर तक खुला रहेगा। इसने बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते फार्मासिस्ट रखना। 4 दवाइयों को फार्मासिस्ट थोड़ी रखेंगे। तो इसके ऊपर पंजाब में बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारे सिंध में ज़रूरत है इसकी, केपी में ज़रूरत है, बलूचिस्तान में इसकी ज़रूरत है, लेकिन पंजाब में बहुत अच्छा काम हुआ है। उन्होंने ये जो फार्मासिस्ट है उसको काफ़ी स्मॉल करना शुरू कर दिया। कराची में अभी पाकिस्तान सिंध में होने की ज़रूरत है कि फार्मासिस्ट हर दुकान पे हो, और ये जो नॉन फार्मासिस्ट दवाई देते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि कभी कभी एक नुकसान आवाम को और होता है जो मैं बताना चाहूँगा, कि मिलते जुलते नाम की दवाइयाँ होती हैं। मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ आपको, आम लोगों की समझाने के लिए, कि एक दवा का नाम है ब्रोडिन, BRODIN,
ब्रोडिन, ये एंटीबायोटिक है। और ब्रेडिन, BREDIN, ये एक तरह से समझे जो दिमाग की नस फट जाती है उसकी दवा है। ये फार्मासिस्ट पहचानेगा, वो पढ़ेगा, देखा मरीज आपको क्या बीमारी है, वो कहेगा भाई मुझे तो नज़ला है, तो वो समझ जाएगा इसको ब्रोडिन देनी है, ब्रेडिन नहीं देनी। ये चीज़ फार्मासिस्ट कर सकते हैं। आम दुकानदार तो उसको पढ़ ही नहीं सकेगा कि है क्या, वो चुकन्ना हो जाएगा, ये ब्रेडिन तो जो चीज़ है वो उस चीज़ की है, ये इस मरीज आम, ये तो अल्लाह भला चंगा मरीज है, चलता हुआ खुद आए हैं, तो दिमाग की नस पड़ी हो तो लेटा होता किसी अस्पताल में। तो ये चीज़ें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जब तक ये शोबा, फार्मासिस्टों का शोबा पाकिस्तान में नहीं आया तो दवा का गलत इस्तेमाल पॉसिबल है, उसके बड़े हैवोक है, बहुत ज़्यादा नुकसान है मरीजों के ऊपर। सर ये भी एक बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में एक नाम से कई फार्मूलों की दवाइयाँ हैं, यानी जैसे पैरासीटामोल है, ये तो एक फार्मूला है ना, पैनाडोल भी आती है, कैल्पोल भी आती है, कई सारी आती हैं। इसी तरह हर दवाई का यही मसला है। तो ये भी एक बहस रहती है कि बाहर के मुल्कों में ये होता है कि आपको डॉक्टर जो है वो केमिकल नेम लिख के देता है, उसका जेनेरिक नेम या फार्मूला लिख के देता है, और फिर मरीज़ की मर्ज़ी वो जिस भी कंपनी की जाए कि कोई भी प्रोडक्ट ले ले उसी फार्मूले की। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो ब्रांड नेम लिख के दिया जाता है क्या है। और अभी जो है रिसेंटली ड्रैब ने 2 साल पहले इस पर हिदायतनामा भी जारी किया था कि डॉक्टर ऐसा ना, ओनरशिप कंपनी की नहीं रहती। जेनरिक दवा आएगी ना, मैं लिखूंगा ना, मेरी ओनरशिप नहीं होगी, पता नहीं किसकी दवा बिके, किसने खाया। ब्रांड ने की दवाई की मेरी ओनरशिप, कंपनी की ओनरशिप होगी, उसको पता है ये मेरी ब्रांड है। नहीं सर, ओनरशिप तो होगी ना, अगर अल्लाह ना करे उस दवाई से मुझे नुकसान हुआ उसका पता नहीं, तो उसका स्ट्रिप तो है ना मेरे पास, पैकिंग भी है। जेनरिक दवा का इतना असर नहीं। ये आया है 1978 में, 76 का लॉ आया, ड्रग एक्ट आया, और 78-79 में ये भुट्टो साहब का ज़माना था, शेख रशीद उस वक्त वज़ीर सेहत थे, वो लेके आए और बुरी तरह नाकाम हुआ ये फार्मूला, जिसके जेनरिक का बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। तो सर बाहर के मुल्कों में कैसे कामयाबी चल रहा है? कहीं भी नहीं है दुनिया में सर, अमेरिका वगैरह, नहीं, अमेरिका में तो फार्मासिस्ट का इन्वॉल्व है, फार्मासिस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ब्रांड नेम वहाँ भी होता है, वहाँ ब्रांड नेम वहाँ भी होता है। ऐसे में दुनिया में हर जगह ब्रांड नेम है, वरना तो कंपनियां अब तक सिर्फ वो जेनरिक की दवाइयाँ होती हैं, वो नहीं, ब्रांड नेम हर जगह है दुनिया में। अब आज भी अमेरिका चले जाएं या नहीं नेम तो है, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर जो लिख कर दे रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए डॉक्टर लिख के दे रहा है ना, जो भी लिख के दे रहा है, वो केमिकल लिख के दे रहे हैं, केमिकल लेकिन जब वो दुकान पे जाता है ना, तो फार्मासिस्ट भी उसको गाइड कर देता है कि भाई अगर 4 ब्रांड की दवाइयाँ पड़ी हैं तो वो तो दुकानदार का फायदा होगा ना, जिसमें उसको कमीशन ज्यादा वो बेचेगा। इसका नुकसान किसको होगा? आवाम को नुकसान होगा। तो अब ब्रांड है तो ब्रांड के ऊपर तो वो कीमत लिखी होती है, जिसकी भी कीमत हो साथ लिखी। बाहर के मुल्कों में दवाई के ऊपर कीमत नहीं लिखी होती। अच्छा, हाँ, ये आपको बता दूं, नहीं लिखी होती ना, कीमत नहीं लिखती। ये मैं यूरोप और अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वहाँ नहीं का दवा की कीमत पे के डब्बी पे आप देखें कि दवा की कीमत लिखी हो, वो दुकानदार अपना छापता है। तो वो तो जितनी भी लिख दे, हाँ वो लिखते हैं, ये है। लेकिन पता होता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो उनको, मैं ये टाइलेनॉल एक दवा है, पैरासिटामोल समझ ले, वो 3 दुकानों पर मुख्तलिफ, 3 दुकानों पर मुख्तलिफ रेट से टाइलेनॉल मिलेगी अमेरिका में। पाकिस्तान में एक और बड़ा मसला है कि जहाँ पर भी 4-6 कंपनियां बनी, एक सेक्टर बना, वहाँ पर कार्टेलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी हमने शुगर माफिया का नाम सुनते हैं, फिर आटा माफिया आ जाता है, सुनते रहते हैं। तो सर आप लोगों की भी कोई कार्टेलाइजेशन वगैरह चल रही है? तभी आप लोगों ने ये प्राइसेस जो है वो डीरेगुलेट करवा लिया। पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है सर, शुगर माफिया इतनी बड़ी जो भी मिसाल है पाकिस्तान में नहीं है। इसकी वजह ये है कार्टेलाइजेशन ही नहीं है। पाकिस्तान में 600 कंपनियां काम कर रही हैं, कराची से लेके पेशावर तक। नहीं, आप फार्मा सेक्टर की कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है, या कहीं भी? फार्मा सेक्टर में मुमकिन नहीं कार्टेलाइजेशन हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना एक मॉलिक्यूल, एक उनसर है पैरासिटामोल, उसके बनाने वाले 200 हैं, 250। कार्टेलाइजेशन कैसे हो सकती है? 250 बंदे तो नहीं मिल सकते ना, 2 बंदे तो मिल सकते हैं। 2 कंपनियां तो आपस में, जैसे गाड़ियां बनाने वाले हैं, कारें बनाने वाले हैं, वो तो आपस में कार्टेलाइजेशन कर सकते हैं, या सीमेंट वाले हैं या शुगर वाले हैं, जो थोड़े चंद लोग होते हैं, मतलब 10 होंगे 15 होंगे, तो बड़े मजे से कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना हुआ है। दवाएं तो 600 लोग हैं, एक एक मॉलिक्यूल वो दवा का जुज, उसके तकरीबन 600 लोग बनाने वाले हैं यार। वो कैसे कर सकते हैं? 600 लोग कैसे आपस में? वो
एक दूसरे के जानने वाले भी नहीं होते, कोई पेशावर में बैठा है तो कोई इस्लामाबाद में बैठा है, कोई कराची में बैठा है, कोई लाहौर में बैठा है, तो उनका तो ताल्लुक आपस में, इसलिए कार्टेलाइजेशन दवा के शोबे में नहीं हो सकती। अच्छा सर, ये डीरेगुलेट करने का ऐसा नहीं कि ये फैसला कोई बहुत ज़्यादा गलत है, इसका हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी जगह पर फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप मार्केट पर छोड़ते हैं किसी चीज़ की कीमत को तो कंपटीशन होता है, कंपनीज कीमतें कम करती हैं। मगर सर अभी तक जो इम्पैक्ट ये आ रहा है कि अभी तक तो हमें सिर्फ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, आपको लगता है कि इन फ्यूचर कीमतें कम भी होंगी, लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक चीज़ है ना कि हम मजबूर हैं हर चीज़ इंपोर्ट करने पे। जैसे ही पाकिस्तान में चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, अब जैसे कुछ कंपनियों ने रॉ मटेरियल के प्लांट लगाना शुरू कर दिए हैं, 10-15 कंपनियों ने लगाए हैं, लेकिन वो इतनी प्रोडक्शन उनकी इतनी नहीं है कि पाकिस्तान की नीड्स को पूरा कर सके, तो इसलिए अभी भी इंपोर्ट हो रही है। लेकिन जैसे जैसे ये पाकिस्तानी कंपनियां नीड पूरा करने लगेंगी, चीज़ों पे कंट्रोल इस्तेकाम आता रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो जो फॉरेन करेंसी का इम्पैक्ट है वो नलीफाई होने लगेगा। तो यानी कि मुस्तकबिल में हम उम्मीद रख सकते हैं कि बढ़ेंगी नहीं तो कम नहीं होंगी, तो बढ़ेंगी नहीं। अच्छा, ये तो पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल थोड़ा हेल्थ सिस्टम की पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है वो किसी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क के मुकाबले में उसको मैच करता है, या हम कितना पीछे हैं आपके ख्याल में? डॉक्टर मुझसे नाराज हो जाए। देखिए, मसला ये है कि लाइसेंस का एग्जाम होता है डॉक्टर का दुनिया में, डिग्री के बाद एक लाइसेंस का एग्जाम होता है कि तू इस काबिल भी डॉक्टर साहब है, डॉक्टरी करने का लाइसेंस होता है। डिग्री इज नॉट अ लाइसेंस। अच्छा, ठीक है। डिग्री आपने एग्जाम पास कर लिया, दैट इज नॉट द परमिशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन, देन यू हैव टू पास अ लाइसेंस एग्जाम टू प्रैक्टिस। तो पाकिस्तान में लाइसेंस सिस्टम भी नहीं आया कि भाई आप किसी को लाइसेंस दें, कि उसको बाकायदा एक एग्जाम होता है, उसका टेस्ट होता है, जो भी तरीकाकार है वो। जो बेनिफिट पाकिस्तान में ये है कि प्राइवेट प्रैक्टिस बेताशा हो रही है। हर गली में आपको जीपी मिलते हैं, वो है जो फैमिली मेडिसिन भी खिलाते हैं, फैमिली डॉक्टर्स भी खिलाते हैं, फैमिली फिजिशियन भी खिलाते हैं। उसकी वजह से आपका जो वॉक इन कस्टमर है या वॉक इन पेशेंट है, वो उसको वहाँ इलाज मिल जाता है, उसको अस्पताल नहीं जाना पड़ता। जहाँ ऑलरेडी आपको पता है, अब कराची में तकरीबन पता नहीं कितने 3 करोड़ लोग कहते हैं कि कराची की आबादी है, कि 2.5 करोड़ कहते हैं। ऑफिशियल तो 2 करोड़ ही कहते हैं, मगर 3 करोड़ से भी ज्यादा। हाँ, आबादी। अब आप देख लें अस्पताल कितने हैं यहाँ, गिनना शुरू करें। बहुत ही, मेरे ख्याल में एक स्टैटिस्टिक्स आई थी कि जो बेड अस्पताल के जो बेड है, नंबर 10,000 पे एक बेड है। बिल्कुल है। अवेलेबिलिटी ऑफ द बेड इन द हॉस्पिटल, वो 10,000, अगर पाकिस्तान की कराची की पॉपुलेशन उसमें एक बेड अवेलेबल है। तो ये रेशो तो बहुत ख़राब है। इसी तरह नर्स का, इसी तरह डॉक्टर का रेशो ख़राब होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब जो है ना अस्पतालों में रश कितना है। किसी भी अस्पताल में चले जाए, मैं एक प्राइवेट अस्पताल है मेरे घर के पास कोरंगी रोड पे, लिटरली आप अंदर अस्पताल के घुस नहीं सकते, इतना रश होता है। हालांकि प्राइवेट अस्पताल है, तो सरकारी अस्पताल नहीं है। लिटरली आप अंदर झम्मे गफीर होता है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं बहुत ज्यादा, बल्कि वो सफोकेशन होने लगती है। इतना रश है तमाम अस्पतालों में, प्राइवेट हो या सरकारी का तो खैर मामला ही छोड़ दें। तो लेकिन मैं प्राइवेट अस्पतालों का आपको बता रहा हूँ, इतना रश होता है। इसका सिंपल एक तरीका है, बड़ा आसान है। वो जब तक पाकिस्तान में, दुनिया ने इसको बड़ा आसान हल निकाला, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू कर दी। हर आदमी की हेल्थ इंश्योरेंस होती है। हेल्थ इंश्योरेंस से ये हो जाता है कि तमाम अस्पताल, प्राइवेट, सरकारी, कोई भी इदारा हो, वो इंश्योरेंस की बेस पे काम करता है। उसकी वजह से कंट्रोल, वॉक इन कस्टमर ये होता है कि मैं इंश्योरेंस इस्तेमाल करूंगा तो बेहतर इलाज उसको मिल जाता है, इज्जत से मिलता है, उसकी वो बेइज्जती नहीं होती, या वो जिसको कहते हैं। तो जब तक पाकिस्तान में नेशनल यूनिवर्सल मेडिकल इंश्योरेंस नहीं आई, उस वक्त तक पाकिस्तान में उस हिसाब से अस्पताल नहीं बढ़ेंगे। जैसे ही मेडिकल इंश्योरेंस आ जाएगी तो लोग, जो इन्वेस्टर हैं, वो और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाएंगे, ताकि, क्योंकि उनको पैसे अब मिल रहे हैं ना, जो भी उनका तरीका रेट का जो भी है, तो इंश्योरेंस से वो चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ सारे सूबे
और फेडरेशन का जितना भी हेल्थ का बजट है अगर वो पूल कर ले तो मेरे ख्याल में वो 24 करोड़ आवाम को हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आप गवर्नमेंट नहीं हेल्थ इंश्योरेंस दे सकती तो बड़ी तमाम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को उनको कंपलसरी कर दें कि कोई अगर आम आदमी आपके पास आके वॉक इन करके इंश्योरेंस लेना चाहता है हेल्थ इंश्योरेंस तो उसको दे। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस वाले देते हैं। आम आदमी मैं वॉक इन करूं, मैं अगर कहीं नौकरी कर रहा हूं या नहीं कर रहा डजंट मैटर, बट आई जस्ट वांट टू हैव माय कवरेज, वो मुमकिन उसके लिए नामुमकिन होती है। ये उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम है जब तक, लेकिन ये गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि मजबूर करना पड़ेगा तमाम इंश्योरेंस प्रोवाइडर को कि एनीबडी वांट इंश्योरेंस ही शुड गेट द इंश्योरेंस। तो सर अभी आप ये जो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ये इमरान खान साहब ने किया तो था, सिर्फ सिंध में नहीं हुआ था, यूनिवर्सल नहीं था वो, सिंध के अलावा सब में था सर? नहीं, बलूचिस्तान में भी नहीं था, सिर्फ केपी और पंजाब में किसी हद तक था, ज्यादा नहीं था वो। यही जब तक मैं तो यूनिवर्सल पाकिस्तान के हर शहरी का हक होना चाहिए कि यूनिवर्सल उसको इंश्योरेंस एक्सेस होना चाहिए। आप देखो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, विद इन 2 to 3 ईयर्स आपको बेतहाशा हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट होगा, नए नए लोग आएंगे बाहर से भी, जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने अस्पताल आके बनाएंगे क्योंकि अब उनको यकीन है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं इंश्योरेंस के जरिए, वहाँ मरीज आके रोएगा नहीं, मैं तो गरीब आदमी। आप यकीन करें रोज मेरे पास अप्रोच लोग करते हैं कि जी हमारा मरीज है उसके पैसे नहीं, आप सपोर्ट कर दें। लेकिन इंश्योरेंस होगी तो इस तरह की चीज खत्म हो जाएगी, उधर से हेल्थ सेक्टर तरक्की करेगा। ये बड़ा एक्सपेंसिव काम नहीं बता रहे आप? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, नो बिल्कुल ही नहीं। तो यानी वेस्टेज जो है ना वो खत्म हो जाएगी। जो आप देखें सरकारी अस्पतालों में बेतहाशा स्टाफ है, रख लिया जाता है, वो आधे आते आधे नहीं आते, वो तकरीबन जब उनके ऊपर वो इंश्योरेंस हो जाएगी तो वो मतलब यही जो हम सूबाई का और वफाकी का जो हेल्थ का बजट रखते हैं इन दोनों को मर्ज करके तमाम सूबों को अगर हम ये काम करना चाहें तो उसी बजट में रहते हुए हो सकता है, हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर ले, सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखें 7,000 रुपए, 7,000 से 15,000 रुपए पर ईयर पर पर्सन इंश्योरेंस चार्जेस है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, 3 तरह की इंश्योरेंस होती है, माइनस ओपीडी। गॉड फॉरबिड मैंने हॉस्पिटलाइजेशन मेरे किसी को, मैं तो खुद मेरी कंपनी इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस कराती ना अपने एम्प्लॉय की, तो वो 7,000 से 15,000 तक का एवरेज है पर पर्सन। जब आप बल्क खरीदेंगे, यानी मैं तो 500 लोगों के लिए इंश्योरेंस करवाता हूँ, अगर आप 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों के लिए इंश्योरेंस खरीदेंगे तो रेट नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। अब ये तो खुदा ना खासा हो नहीं सकता ना कि 20 करोड़ लोग अपना अस्पतालों में चले जाएं अपना इलाज कराने, पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि 50 से 60% पाकिस्तान की खुशकिस्मत ऐसी पॉपुलेशन जो है ना जवान पॉपुलेशन है, उनको तो इलाज की वैसे ही ज़रूरत नहीं है जब तक वो 45 साल के ना हो, 40 साल के ना हो। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, आज से 20 साल पहले हम नज़र डालें तो हम दवाइयों का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, मगर आज देखें सर में दर्द है, किसी को बुखार है, नज़ला, बुखार, खांसी बहुत ज़्यादा, हर तीसरा बंदा डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। आपके ख्याल में ये इसका क्या रीज़न है, हम क्यों इतनी बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं? किस तरह का एनवायरनमेंट की बात? देखिए, पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड आबो हवा, पोल्यूटेड खाना, आपको जितनी चीज़ें खाने की मिलती हैं वो सारी अगर आप उनको टेस्ट कराएं तो आप खाना छोड़ दें। इवन जो घर पे भी बनाते हैं नहीं, उसमें इंग्रेडिएंट तो बाहर से लाते हैं ना यार, घर से तो नहीं। घर में तो कोई चीज़ नहीं, आप दालें बनाते हैं या चने बनाते हैं, वो जहाँ उगते हैं उनका आप उनको टेस्ट करें कि उसके अंदर कितना, क्योंकि जिस तरह की खाद या जिस तरह का यूरिया इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह इम्पेक्ट आ रहा है सब चीज़ का, इसलिए दुनिया जो एडवांस है वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है। आप एडवांस मुल्कों में ऑर्गेनिक हर चीज़ लेते हैं, वो चाहे सब्जी लें, चाहे वो दाल लें, चाहे वो गोश्त लें, वो ऑर्गेनिक होता है। वो पूछते हैं कि इज इट ऑर्गेनिक और नॉट। हम तो पता नहीं क्या, लियारी नदी में भी सब्जी लगी हुई है वो ले रहे हैं, वो पानी डाल डाल के सब्जी वाला हमें दे रहा होता है, धो रहा होता है। तो जब तक हमारे स्टैंडर्ड सही नहीं होंगे तो हमारा जो हेल्थ का इम्पैक्ट है, डिजीज बर्डन जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ता चला जाएगा, बहुत बढ़ता चला जाएगा। आप ये देखें कि एक जो चीज़, दूसरा इकोनॉमिक रीज़न की वजह से मैं एक बात और करना चाह रहा था, इकोनॉमिक रीज़न की वजह से, इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से जो है ना मेंटल डिजीज़ बहुत बढ़ रही है, ख़ास तौर पे अर्बन सेटिंग में। जो शहर है उसकी आबादी के
30 अडल्ट पॉपुलेशन बालिग आदमी के 30% लोगों को कोई ना कोई जहनी बीमारी है। अच्छा, उसका ये एक जो बदकिस्मती और हुई कि दुनिया भर में जो इस मर्ज की जो दवाइयाँ होती हैं वो उनको दवाई समझा जाता है और वो उनका जो भी इलाज का तरीका या उनका इजाज़त परमिशन जो होती है वो वहाँ के दवा के जो रेगुलेटर होते हैं वो देते हैं। पाकिस्तान में इसके बनाने की, इसका रॉ मटेरियल ख़रीदने की सारी परमिशन मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक कंट्रोल देती है। तो आपने अगर कोई दवा बनानी है ज़हनी बीमारी के लिए, ज़हनी इलाज के लिए, तो आपको जाना पड़ता है एक ऐसे इदारे के पास जिनका काम हीरोइन एडिक्टों को पकड़ना है या हीरोइन को रोकना है। आप कह रहे हैं मैं तो भाई दवाई के लिए कह रहा हूँ, तो वो एक उनको नहीं पता कि थेरेपेटिक्स क्या होती है, दवा क्या होती है, दवा बनाना क्या होता है, अलग है। वो अलग शुभ है। तो जब तक ये सारी, अच्छा 2010 तक पाकिस्तान में इस इदारे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थी उस वक्त जब तक ड्रैप नहीं बनी थी। ड्रैप से पहले ये इदारे का सिर्फ सारा कंट्रोल इस तरह की दवाइयाँ देने का हेल्थ मिनिस्ट्री के पास कंट्रोल होता, वही इजाज़त देती थी, वही रेगुलेट करती थी, वही देखती, मॉनिटरिंग करती थी। ड्रैप बनी इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए, ताकि हम पे ना इन्होंने मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक को इन्वॉल्व कर दिया और अपने पावर एब्डिकेट कर दी। जो इनका मैंडेट था इन्होंने एब्डिकेट किया और इन्होंने मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक को दी थी। अब उनको तो अल्लाह दे बंदा दे, उनको खुशी हो गई, चले भाई एक और इदारा हमारे परव्यू में आ गया। तो ये इससे दवाइयों की शॉर्टेज होगी जहनी बीमारों की, और जहनी बीमार को अगर दवा वक्त में ना मिले तो उसकी बीमारी और बढ़ सकती है। अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है? आम आदमी को शायद ये बात पता नहीं, या रेगुलेटर को ना पता हो, या हुकूमत को ना पता हो। जब एक जहनी बीमार बंदा होता है ना, वो सोसाइटी के लिए कारआमद नहीं रहता, वो प्रोडक्टिव नहीं रहता तो बोझ बन जाता है सोसाइटी पे। तो हम दवा ना दे के मरीज को, जो जिनको जहनी कोई इश्यूज हैं, उनको दवा ना दे के हम उनको नॉन प्रोडक्टिव कर रहे हैं उस मरीज को। सर, कोई ऐसा तरीका बताएं कि दवाइयों का इंटेक कम से कम किया जा सके और हम दवाइयों से बच सकें। हमें ऐसा क्या करना चाहिए? पूरी दुनिया में ये एक डिबेट है बहुत ज़्यादा कि डायबिटीज़ क्यों बढ़ रही है, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कैंसर क्यों बढ़ रहा है। तो जो नेट रिजल्ट निकल रहा है ना, वो यही निकल रहा है कि इट्स एन इम्पैक्ट हैज़र्ड, कि एक तो आबोहवा है और एक माशरती माहौल, कि इंसान की ख्वाहिशें बहुत बढ़ गई हैं, एक्सरसाइज कम हो गया है, घर बैठ खाया पिया, लाइफ स्टाइल नहीं है वो जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल। जैसे पहले पुराने ज़माने में, आज से 60 साल पहले लाइफ स्टाइल हमारा लेविश हो गया क्या? हाँ, लेविश हो गया। हम आराम पसंद हो गए बेसिकली, बुनियाद पर हम एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते। पहले क्या होता था, साइकिल होती थी, पैदल 10 किलोमीटर तक एक आम आदमी आराम पैदल चल लेता था, कोई पता भी नहीं होता था कि पैदल चल के वो काम करता था। अब क्या, घर से निकलते हैं, साइकिल बैठते हैं, मोटरसाइकिल में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और एयर कंडीशन कमरे में चले जाते हैं। इससे बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। आप देहातों में देखें, बिल्कुल जो पक्के देहात होते हैं, वो नहीं कच्चे मकानों वाले देहात, कच्चे मकानों वाले देहात जो प्योर देहाती माहौल, उनके आप देखें 90 साल, 80 साल उनके मर्दों की और औरतों की उम्रें होती हैं। लोग वो फिर भी चल फिर रहे होते हैं, खुद ही काम कर रहे होते हैं, खेतों में भी काम कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ये हमारे अर्बन सेटिंग में 60 साल के बाद बंदा। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।